Hello everybody, this is Vishal from Stockbox Technologies and welcome to Stockbox Business Standard Analysis video. यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, जो काम की खबरें हैं जो हमें लगता है लोगों को जिसके बारे में पता होना चाहिए, हम सिर्फ वो कवर करते हैं. उसके अलावा अगर अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं या फिर फालतू आर्टिकल्स हैं किसी काम के नहीं है, वो हम कवर नहीं करते हैं यहाँ पे. सो हम डिकोड करेंगे, कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे, उनका इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारे पर्सनल फाइनेंस पे क्या हो सकता है. सो बेसिकली यहाँ बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना सीख रहे हैं. शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से. आज दो आर्टिकल्स कवर किए हमने सिर्फ इन्फ्लेशन पे, एक यूएस का इन्फ्लेशन और एक इंडिया का इन्फ्लेशन, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सबसे पहले हम इसे डिकोड करेंगे आज. तो यूएस का इन्फ्लेशन इस वक्त अगर आप देखिए, यूएस इन्फ्लेशन ऊपर है 3.2% फरवरी में. इट इज अ रियली बैड न्यूज फॉर अस. पूरी दुनिया के लिए ये बैड न्यूज है. अगर आपको मैं बताऊं, सिर्फ यूएस के लिए नहीं. तो आप कहेंगे यार यूएस में महंगाई बढ़ रही है तो फिर इंडिया के लिए बैड न्यूज क्यों है, चाइना के लिए क्यों है, यूरोप के लिए क्यों है. तो आगे मैं बताता हूं आपको. अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज, ये अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज है क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व का टारगेट क्या चल रहा है, 2% का टारगेट है. फेडरल रिजर्व वहां की सेंट्रल बैंक है, उनका टारगेट है कि हमें 2% इन्फ्लेशन लाना है, ठीक है, किसी भी तरीके से. और इसके लिए क्या कर रहे थे, आज तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे. जो आपके लोन्स हैं, आपके जो भी क्रेडिट है ना, सब पे इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहा था यूएस में. अगर पिछले 2 साल से आप देखें तो बढ़ाने का रीजन क्या था कि लोग खर्चा कम करें, तो डिमांड कम हो, महंगाई कम हो. बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है ये. तो महंगाई को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है. याद रखिएगा इसे, मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया जाता है महंगाई को घटाने बढ़ाने के लिए. मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, रेपो रेट्स को चेंज करना है. जितने भी रेट्स हैं हमारे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली अगर आम भाषा में बोलूं. तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा ये है. ये एक टाइम पे आप देखिए कितना ऊपर था, 9% के करीब था. यहाँ पे 9%, जहां से फेडरल रिजर्व ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है फेडरल रिजर्व और आरबीआई भी. तो एमपी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से क्या किया इन्होंने, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत स्पीड से बढ़ाया. तो देखिए इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आया. ये ग्राफ इस तरीके से आपको दिख रहा है नीचे आता हुआ. अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, 2% का हमारा टारगेट है, ठीक है. तो इसके लिए फेडरल रिजर्व अब हमें देखना होगा आगे क्या करती है. और यहाँ पे लोग वरिड किस लिए, मैं ये भी आपको बताऊंगा. अब अंडरलाइंग यूएस इन्फ्लेशन फोरकास्ट से ऊपर आया है, ठीक है, जो फोरकास्ट था. एंड प्राइसेस क्या बढ़ी है, प्राइसेस जंप हुई है यूज्ड कार्स के लिए, एयर ट्रैवल, क्लोथ्स एंड reinforcing Federal Reserve's cautious approach to cutting interest rates. यूज कार, एयर ट्रैवल और क्लोथ्स, इन तीनों जगहों पे काफी ज्यादा महंगाई आप देखिए, रेट्स बढ़ते हुए दिखे. फेडरल रिजर्व अब बहुत ही कॉशियस थी इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में. इन्हें डर ये लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट अगर हमने घटा दिया तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो फिर बहुत परेशानी वाली बात होगी, राइट. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन्हें जितनी आग इन्होंने बुझाई फिर से उतनी ही आग ना लग जाए और फिर से इन्हें सारा काम करना पड़े. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बढ़ा है 0.4% फ्रॉम जनवरी, ठीक है, और 3.2% 1 ईयर गो से, अगर एक साल पहले से आप कंपेयर करें. ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की फिगर नहीं बताया, तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यूएस में ये बताती है फिगर. सो कॉल्ड कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वैसे कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो बहुत ही सिंपल है. कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, इसमें से माइनस कर दीजिए फूड और एनर्जी के कॉस्ट को. फूड और एनर्जी हटा देंगे तो बाकी जितनी चीजें हैं वहां पे इंक्रीमेंट दिखी है 0.4% की. अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता ना, तो क्या होता, आपके सारे लोन सस्ते हो जाते हैं. स्टूडेंट लोन होंगे आपके ऊपर, उसका कॉस्ट कम हो गया. कंपनीज पूरा काम डेट पे करती हैं, सबसे ज्यादा डेट किस पे होता है, कंपनीज पे. इनका कॉस्ट कम हो जाता है, राइट. और कोई नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ये फिर से दोबारा भी लोन लेते हैं, है कि नहीं. और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है उससे मार्केट में. उसके अलावा आप भी पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करते हैं. अगर आपका इंटरेस्ट कम हो जाए आज होम लोन का, स्टूडेंट लोन का, कार लोन का या क्रेडिट कार्ड लोन का, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़े पैसे फिर कहीं और या तो जमा करेंगे या खर्च करेंगे, कोई और नया सामान लेंगे. तो क्या होगा, मार्केट में ओवरऑल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, आपके पास पैसे की बचत होगी, तो है ना, डिमांड भी बढ़ेगी और मार्केट में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंपनीज पैसे ज्यादा कमाएंगी, है ना. तो इनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे, साथ में इनकी इनकम भी बढ़ेगी. तो स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते हैं यूजुअली, और आप हो सकता है वो पैसे स्टॉक मार्केट में ही लगा दें जो आपके पास बचे, है ना, सेविंग्स के लिए. तो स्टॉक मार्केट को देखिए, यहाँ हर जगह से फायदा होता है. जो लिस्टेड कंपनी है उनके पैसे बढ़ते हैं, साथ में लोग भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं,
है ना, और साथ में नया कैपेसिटी एक्सपेंशन भी होता है, जो कंपनीज की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो उसे भी और बढ़ाती है नया लोन लेके, अगर लोन सस्ते हो जाए। तो ये सारी चीजें जो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, क्या होगा, ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक है, और महंगाई बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ गया, तो ये डिसअपॉइंट हो जाएगा, स्टॉक मार्केट इससे बहुत नीचे आ सकता है, राइट। लोगों के कॉस्ट, अब फिर से लोग और परेशान रहेंगे लंबे समय तक, जिनके पर हाउसिंग लोन है और इस तरीके के सारे लोन है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, आप देखिए यूएस के लिए भी। और अब देखिए क्या होगा जब यूएस, इससे एक और चीज पे डिपेंड करता है, जिसे हम कहते हैं यूएस ट्रेजरी यील्ड, ठीक है। यूएस में जो ट्रेजरी में अगर आप इन्वेस्ट करें ना, ठीक है, तो आपको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इंडिया में बॉन्ड्स है, सरकारी जो पत्र होते हैं कई सारे, राइट, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 8% 9%। अब क्या है, यूएस में जो ट्रेजरी है ना, ट्रेजरी यील्ड हम बोलते हैं, ठीक है, इस पे आपको मिल रहा है मान लीजिए 4-5%, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप एकदम एब्सोल्युटली मत मानिए इसे, लेकिन 4% है। अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो ये बढ़ के कितना हो गया, 5%। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ 100% गारंटी है कि पैसा नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिस्क फ्री रिटर्न है। जब यहाँ बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स रिस्क वाली जगहों से पैसा हटाएंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट, और पैसा यहां पे डालेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने नहीं चेंज किया, घटाया नहीं, तो ये उतना ही ये और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। अगर बढ़ गया तब तो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिव है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा यहाँ पे जाता रहेगा। और अगर ये घट गया, ये 2 से 3% आ गया, राइट, यहाँ से 1% गिर गया, 2% गिर गया, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, इतने कम इंटरेस्ट पे तो कोई पैसा लगाना नहीं चाहेगा, तो ये जाएगा स्टॉक मार्केट में, राइट। तो स्टॉक मार्केट में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जैसा हमें कोविड के बाद देखने को मिला था। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट वाले लोग काफी ज्यादा एंशियस हैं इस चीज को लेके कि महंगाई काबू हो जाए, ताकि स्टॉक मार्केट को यहाँ सबसे ज्यादा फायदा होना है इससे, वो हो जाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, कॉस्टली ऑफ फूड कीप्स रिटेल इन्फ्लेशन एलिवेटेड इन फरवरी। अब ये बात हो रही है इंडिया की, ठीक है। इंडिया में क्या है, फूड प्राइसेस काफी ज्यादा आप देखें बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट 5% के ऊपर रहा है फरवरी में। और ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये थोड़ा ईज हुआ है जनवरी में, जहां पे आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ की आपको देखेंगे कमी दिखी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फूड प्राइसेस बढ़ गए, हमारे फूड महंगा हो रहा है। और जो इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ी ग्रोथ में स्लो होता हुआ देखा है हमें ग्रोथ। तो डेटा इंडिया में कौन रिलीज करता है डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यूएस में हमने क्या पढ़ा था, अभी आप देखिए, अभी हमने हाईलाइट किया था ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये इन्फ्लेशन का डेटा रिवील करता है। और इंडिया में कौन कर रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने दिखाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में थोड़ा सा स्लाइटली ईज हुआ 5.09% पे, ठीक है, फ्रॉम 5.10% 5.10% इन जनवरी एज अ मॉडरेशन इन कोर इन्फ्लेशन रेट। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड और ऑयल को हटा दो, एनर्जी को, राइट। अभी हमने देखा क्योंकि फूड तो बड़ा है, तो जो कोर इन्फ्लेशन है मतलब फूड और ऑयल को हटा दें, तो वहां पे अच्छा खासा आप देखेंगे डिक्रीमेंट है, अच्छा सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है नंबर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ग्रोथ देखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी से हम क्या मेजर करते हैं, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में। सो ये ईज हुआ है टू 3.8% इन जनवरी, जहां पे आप देखिए अपवर्डली रिवाइज क्या था 4.2% से। तो थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ में ऊपर नीचे है, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ग्रोथ हुआ है माइनिंग में 5.9% एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द मंथ, इलेक्ट्रिसिटी में 5.6% ग्रोथ है। तो यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम क्या रहा है, फूड प्राइसेस एक इशू रहा है। तो जनरल सीपीआई का अगर आप चार्ट देखें तो देखिए कैसे जा रहा है, ये इस वक्त यहाँ है हम, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन फूड सीपीआई यहाँ से आपको यहाँ आते हुए दिख रहा है। ये जो ग्रोथ है ये फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है। तो इंडिया में भी यही है, इंडिया में भी लोग वेट कर रहे हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कब कम करना स्टार्ट करे, ताकि होम लोन सस्ते हो, स्टूडेंट लोन सस्ते हो, चीजें सस्ती हो, और लोग और नई चीजें कर पाए रादर देन इंटरेस्ट में वो सारा पैसा चुकाने के। आते हैं अगले आर्टिकल पे, Xiaomi स्टार्ट करने वाला है डिलीवरीज ऑफ फर्स्ट ईवी मॉडल दिस मंथ। तो चाइना आप देखें ईवी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकलते जा रहा है, और मैं इसे बोलूंगा ये यूएस से भी बेटर कर रहा है। यूएस में ऑफ कोर्स टेस्ला है और भी कंपनीज हैं, लेकिन यूएस में जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है।
चाइना जबकि ऐसी इलेक्ट्रिक कार बना रहा है जो मिडिल क्लास आदमी ले पाए, लोअर क्लास आदमी भी ले पाए। चाइना के हिसाब से जो भी मिडिल क्लास है वो ऑफ कोर्स इंडिया से बेटर होगा, और यूएस का मिडिल क्लास इंडिया और चाइना दोनों से काफी बेटर होगा, ये तो हम मानते हैं। लेकिन वहां पे मिडिल क्लास के हिसाब से भी जो एवरेज इनकम है यूएस में, उसके हिसाब से टेस्ला इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, टेस्ला वहां पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, और ऐसी कार नहीं है कि सारे लोग इसे अफोर्ड कर पाए। लेकिन चाइना में आप देखिए 100 से ज्यादा ब्रांड है इस वक्त। ठीक है, और ईवी बनाने वाले ब्रांड्स भी अच्छे खासे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने Xiaomi बहुत फेमस कंपनी है, हमारे स्मार्टफोन्स बनाती है इंडिया में काफी टाइम से, काफी फेमस रही है। ठीक है, तो ये जो स्मार्टफोन मेकर है ये चाइना की 5th लार्जेस्ट है। ठीक है, और इनके 59 स्टोर्स हैं 29 सिटीज में नेशन वाइड, जो ऑर्डर्स लेंगे इस कार्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि चाइना में ईवी सेल्स बढ़े हैं 18% इन जनवरी टू फरवरी। ठीक है, नॉट टू फार फ्रॉम 21% ग्रोथ सीन इन ऑल ऑफ 23। तो 2023 में 21% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई पूरे एक साल की, और इस क्वार्टर जो पहला क्वार्टर है इस साल का जनवरी टू फरवरी, यहाँ भी 18% का ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, तो इसका मतलब लोग वहां पे जम के ईवी बाय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही है, कंपनीज प्रोडक्ट्स इसलिए बना रही है क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे डिमांड भी है। तो यहाँ पे आप देखें दिस ईयर राउंड ऑफ डीपर प्राइस कट देखे गए। ठीक है, लेड बाय मार्केट लीडर BYD टू वू कंज्यूमर्स अमिड वीकनिंग डोमेस्टिक डिमांड। BYD दुनिया की चाइना की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर है। इन्होंने, ये जो मार्केट लीडर है, इन्होंने भी अच्छे खासे प्राइस कट्स किए, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड में हमें जंप देखने को मिला है। इन्होंने कहा है कि SU7 ये जो कार होगी सुपर इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी होगी, जहां पे एक्सेलरेशन फास्टर होगा टेस्ला और पॉर्श की ईवी से Xiaomi की कार में। सो इवन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आप देखें काफी अच्छा चैलेंज ये दे रही है अमेरिकन कार्स को और यूरोपियन कार्स को, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। सो इंडिया में ऑफ कोर्स हम हाई परफॉर्मेंस कार्स नहीं बना रहे हैं ईवी के। अगर आप सेक्टर में देखें हमारी कार्स, हमारा जो सबसे पहला जो एम है कि हम इसे जितना हो सके उतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं। इंडिया में चीजें कितनी ही अच्छी हो, अगर वो वैल्यू फॉर मनी है, अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो उनका होना ना होना बराबर है। उसे सिर्फ बहुत ही चंद लोग ओन कर पाएंगे। सो अगर आपको मास एडॉप्शन चाहिए ईवी का, तो सिर्फ कार्स बनाना इनफ नहीं है, आपको चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे। राइट, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस चाहिए हमें, और बैटरी टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसके अलावा हमें कॉस्ट इफेक्टिव कार्स चाहिए ताकि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर पाए। यूएस रिसेशन नॉट ऑफ द टेबल येट वॉन्ट्स डायमंड। तो जेमी डिमन ने कहा है कि ही वुडंट टेक द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसेशन इन यूएस ऑफ द टेबल। सो अभी भी देखिए बहुत सारे लोगों का ये स्पेकुलेशन था कि यूएस में आएगा रिसेशन। ठीक है, और रिसेशन की ये जो प्रेडिक्शन है ये चल रही है पिछले 2 से 3 सालों से। जब से फेडरल रिजर्व ने रेट कट करना शुरू किया तब से लोग कह रहे हैं 2 साल से करीब कि यूएस में रिसेशन आना है, रिसेशन आना है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई ग्रोथ में, लेकिन यूएस में इस वक्त ग्रोथ है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि कई लोग अब ये मान चुके हैं, ज्यादातर लोग, कि अब रिसेशन इज ऑफ द टेबल। बट यहाँ पे जेमी डिमन है जिनका कहना है कि रिसेशन अभी भी ऑफ द टेबल नहीं है, लेकिन फेडरल रिजर्व को वेट करना चाहिए इससे पहले कि वो इंटरेस्ट रेट कट करे। वर्ल्ड प्राइसिंग इन कर रहा है सॉफ्ट लैंडिंग एट प्रोबेबली 70 to 80%। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के सीईओ का ये कहना है वाया वीडियो लिंक एट ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू बिजनेस समिट। तो जेपी मॉर्गन बहुत ही फेमस, दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। उनका ये कहना है कि उनका ये सोचना है कि जो सॉफ्ट लैंडिंग का चांस है वो नेक्स्ट ईयर और 2 में है। ठीक है, वर्स्ट केस होगा स्टैगफ्लेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको कहना है, इनका ये कहना है कि फेडरल रिजर्व को थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए इंटरेस्ट रेट कट करने से पहले, और इतनी जल्दी रेट कट्स नहीं लाने चाहिए। डिमन का ये भी कहना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्टॉर्ट हो चुके हैं बाय कोविड-19 एंड ही टेक्स देम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बताइए क्यों हो चुके हैं डिस्टॉर्ट। एक रीजन की वजह से, सिंपल रीजन ये है कि जो भी डेटा है हमारे पास उसमें अब एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, देखिए लेट्स से कोई भी डेटा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एवरेज हर साल ये रहता है, ये रहता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोविड-19 आया तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें हुई, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हुई। तो डेटा, आप कह सकते हैं डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स आ गए, इन्हें हम आउटलायर्स बोलते हैं। देखिए आउटलायर्स है, तो जैसे आपको मैंने बोला एवरेज निकालना है इस डेटा का। ठीक है, 4, ठीक है, 3, 5, 4, 6, और फिर यहाँ पे मैं ये चल रहा है, और यहाँ पे मैं ले आया 90, और यहाँ पे ले आया -30, और फिर उसके बाद यही 4, 3, 5,
4 6। अब इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो देखेंगे एवरेज आना चाहिए 4 5 के बीच में या 3 के बीच में, लेकिन बीच में 2 साल ऐसे रहे जब एक साल ये बढ़ के 90 हो गया, दूसरे साल ये बढ़ के हो गया -30। तो इसे हम डेटा में कहते हैं आउटलायर्स, और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते एनालिसिस के लिए। अब क्या है, जो भी हम मेथड यूज कर रहे थे एनालिसिस का, क्योंकि अब ये डेटा इतना डिस्टॉर्ट हो चुका है, तो अब हमें कुछ नए मेथड्स निकालने होंगे, या तो फिर अब हम इस पे इस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। तो क्योंकि अब जैसे अगर आप आगे किसी स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का आप प्रेडिक्शन करते हैं, लेट्स से कुछ भी एनालिसिस करते हैं कि सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि ये 3 सिनेरियोज है, इसमें स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। अब हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे करेंगे, है ना। हिस्ट्री हम बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम स्टैटिस्टिक्स में मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम हिस्टोरिकल डेटा रीड करेंगे, उस पर प्रेडिक्ट करेंगे। अब हिस्टोरिकल डेटा में इस तरीके के आउटलायर्स अब आ जाते हैं, तो जो बिहेवियर है आगे का, इसको प्रेडिक्ट करना गेट्स रियली डिफिकल्ट। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ का भी ये कहना है कि हमारा डेटा कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया है और हमें और क्लैरिटी चाहिए, इससे पहले कि हम इंटरेस्ट रेट जल्दीबाजी में कम कर दें मार्केट को खुश करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि सॉफ्ट लैंडिंग से क्या मतलब है कि इंटरेस्ट रेट 9% से, सॉरी जो इन्फ्लेशन है ये 2% आए, और जो इंटरेस्ट रेट है ये भी 7% से वापस 1 से 2% आए, बिना इकोनॉमी को हर्ट किए। ठीक है, क्योंकि जब इतने बड़े चेंजेस आते हैं ना बड़ी इकोनॉमी में, इतने बड़े चेंजेस आ जाए तो बहुत इसके साइड इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं जल्दी में। तो ये होना चाहिए बिल्कुल आराम से, स्लोली ये प्रोसेस जितना टेक प्लेस करे उतना बेटर है। तो सॉफ्ट लैंडिंग की बात इसलिए है कि बिना इकोनॉमी को रिसेशन में लाए, बिना मार्केट क्रैश के, बिना कुछ बहुत ही बड़े कह सकते हैं रेपरकशंस के, ये चीजें आराम से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों सेटल हो जाए, बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो उनका ये कहना है कि दे कैन ऑलवेज कट क्विकली एंड ड्रामेटिकली। जैसे इस साल 0.25 कट करने की जगह पे अगले साल सीधा 0.5 बेसिस 0.50% पे कम कर दे, ठीक है, बड़े बड़े कट्स करें, लेकिन यहाँ पे ये सोच विचार करके करें काम, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी भी, इनका कहना है, इज अ बिट एट स्टेक हियर। अनएम्प्लॉयमेंट अभी बहुत कम है यूएस में, एम्प्लॉयमेंट भरपूर है, वेजेस भी बढ़ ही रहे हैं यूएस में, ठीक है, यूएस इकोनॉमी काइंड ऑफ बूमिंग, अभी बूम कर रही है। तो रिस्क ऑफ रिसेशन फिर भी लेकिन यहाँ पे है। तो कमेंट्स जो है इनके थोड़े लेस ऑप्टिमिस्टिक टोन में है यहाँ पे, ठीक है। तो जिन्होंने भी बहुत ही ज्यादा सैंग्विन आउटलुक किया है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए उनका व्यू थोड़ा अलग होगा जो जेमी डिमन का है। सो इन्होंने एक कॉशियस अप्रोच रखने के लिए कहा है, जो कि हम नहीं कह सकते कि बेटर है या वर्स है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।